हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी भाई। आप सभी को पता होगा कि आपका भाई सीबीएसई बोर्ड का ये जो मॉडल पेपर है 2026 में आपके पेपर कैसे आने वाले हैं, किस तरीके से आने वाला है, तो ये सीबीएसई बोर्ड ने जारी कर दिया है। और आपको मैं ये बता दूं कि भाई ये जो सीबीएसई बोर्ड ने पेपर जारी किया हुआ है मॉडल पेपर, इस मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है भाई, ये उन बच्चों के लिए जो कि भाई एकदम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही इजी लेवल का और बहुत ही मॉडरेट लेवल, मतलब इजी टू मॉडरेट एकदम आप कह सकते हो है। लेकिन वे बच्चे जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि भाई अभी तो हमारे एग्जाम जो है वो कब होने वाले हैं, एग्जाम हमारे मार्च में होने वाले हैं, तो फरवरी मार्च तक तो हम बहुत आराम से तैयारी कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। तो भाई उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो मॉडल पेपर आया हुआ है, ये आपका एक बोर्ड एग्जाम का, जो आपका बोर्ड का पेपर होगा, उसका एक सैंपल दिया गया है आपको कि भाई कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हालांकि मुझे मालूम है कि आपके स्कूल में अभी तक सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा, लेकिन यहां पर आइए हम देखेंगे कि भाई आपने जितना पढ़ा हुआ है, यानी लगभग आपके स्कूल में 50 to 60% सिलेबस खत्म हो गया होगा। यानी 10 चैप्टर है केमिस्ट्री में, तो 5 से 6 चैप्टर लगभग सभी बच्चों के स्कूल में खत्म हो चुके होंगे, आपके कोचिंग्स में खत्म हो चुके होंगे। तो भाई आपने वो जो 5 से 6 चैप्टर पढ़ा हुआ है, उन 5 से 6 चैप्टर में आपके जो क्वेश्चन हैं, इस जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या आप उन क्वेश्चंस को 3 घंटे 15 मिनट का जो आपको टाइम मिलने वाला है, आप उन 3 घंटे 15 मिनट में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो भाई देखो, अगर जानना है कि सर हम कर पाएंगे कि नहीं, तो 110% है कि आप कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि पेपर ऐसा ही सेट है कि अगर आपको आ रहा है तो आप कर लोगे, और नहीं आ रहा है बेटा तो आप तो 3 घंटे क्या, पूरा 3 दिन दे दिया जाए, 30 दिन दे दिया जाए, तो भी आप नहीं कर पाओगे। तो हमारा पहला माइंड सेट होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको यहां पर जो आपका मॉडल पेपर है, उसके एक एक क्वेश्चन को यहां पर मैं अभी कराने वाला हूं, सॉल्व कराने वाला हूं, समझाते हुए सॉल्व कराऊंगा। इसका टेंशन नहीं लेना है आपको कि आपका सिलेबस अभी नहीं हुआ है सर तो मैं कैसे करूं। आपको अभी ये जो मॉडल पेपर कराया जा रहा है, इसके जितने भी क्वेश्चन है, आपको उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके रखना है, ताकि जब आप आगे आपके वो सिलेबस के टॉपिक जब पढ़ाए जा रहे हो, तो आप वहां से ये चीज क्लियर कर लो, हाँ सर मॉडल पेपर में वो जो आपने बताया था वो मुझे वहीं पर समझ में आ गया था, और अब तो भाई टॉपिक में है, तो वहां से 100% क्लियर हो गया। ठीक है, मॉडल पेपर ऐसा नहीं है कि बेटा यही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, हाँ, लेकिन एक ये प्रारूप दे दिया गया है, एक आपको कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि इसी तरीके से आपका पेपर बनने वाला है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पे अगर मैं बात करूं, तो इंस्ट्रक्शन पे आपको पूरा कमांड रखना है कि भाई सर कितने क्वेश्चन आने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, कितने सेक्शन रहेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिस तरीके से पिछले साल का कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट अभी भी है, इसमें आपका अभी तक कोई चेंज नहीं किया है सीबीएसई ने। कि भाई देखो कि आपको टोटल 33 क्वेश्चन है, आपके टोटल 33 क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए, जिसमें आपको इन 33 क्वेश्चंस को 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, ठीक है। सेक्शन ए में बेटा, सेक्शन ए में आपको 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि ईच क्वेश्चन आपका होगा 1 मार्क्स का। 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसी में आपका केस बेस वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें 12 आपका एमसीक्यू होता है और 4 क्वेश्चन जो है आपका केस बेस वाला होता है। तो सेक्शन ए तो आपका इस तरीके से 16 नंबर कैरी कर रहा है। सेक्शन बी में बेटा 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन जो है आपका वो 2-2 मार्क्स का होगा, यानी 10 मार्क्स का ये हो गया आपका। सेक्शन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन सी में बेटा 7 क्वेश्चन हैं आपके, और ये जो 7 क्वेश्चन हैं, ईच क्वेश्चन कंटेनिंग 3 मार्क्स, यानी 21 मार्क्स आपका सेक्शन सी कंटेन कर रहा है, ठीक है। सेक्शन डी जो है आपका केस बेस है, जिसमें आपको 2 केस बेस क्वेश्चन आएंगे, और ये आपका कितना नंबर कैरी करेगा बेटा, एक केस बेस 4 नंबर, यानी 2 केस बेस आपका कितना हो जाएगा, 8 नंबर ये आपका कैरी करेगा। सेक्शन ई में आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन है,
ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, यानी 15 मार्क्स का आपका सेक्शन सी, सॉरी सेक्शन ई है, और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी क्वेश्चंस को छोड़ना है, 33 में से आपको 33 सारे करके आने हैं। और देखो लास्ट में एक पॉइंट बोला हुआ है क्या, कि यूज ऑफ लॉग टेबल एंड कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। आप लॉग टेबल और कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते हो एग्जाम के दौरान, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो भाई मैं जो आपको समझाता रहता हूं कि लॉग वाले जो फॉर्मूले हैं, लॉग की जो वैल्यू है आपको याद करके रखनी है, तो वो चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो आइए एकदम सेक्शन ए से आज हम शुरुआत करने वाले हैं कि भाई सेक्शन ए में जो आपके 16 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं है, उसको घुमाया गया है, उसको डीप में ले जाके पूछा गया है, तो आपको उन डीप वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर आप उसका आंसर दे पाओगे। जैसे यहां पर देखो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एथिल मेथिल कीटोन। आपका, मुझे मालूम है कि अभी आप लोगों ने ऑर्गेनिक आपके स्कूल्स में नहीं हुए होंगे, बट क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करने हैं और क्वेश्चन की जानकारी हमको बहुत अच्छे से रखनी है। यहां पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं, और पूछ रहा है कि इसमें से किस रिएक्शंस की मदद से हम क्या बना सकते हैं, एथिल मेथिल कीटोन बना सकते हैं। 4 ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया हुआ है बेटा, सीधे हीटिंग CH3CH CH3 CH2OH विथ एसिडिफाइड सोडियम, ठीक है, सॉरी सोडियम डाइक्रोमेट, पासिंग CH3COH CH3 ओवर द हीटेड कॉपर में से पास करके। थर्ड वाले में दिया हुआ है ओजोनोलिसिस ऑफ CH3CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH3, और फोर्थ दिया हुआ है एसाइटिलीन ऑन रिएक्शन विथ मर्करी सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर बेटा देखो ये क्वेश्चंस आप कब कर पाओगे, सर पहले तो हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए तब कर पाएंगे, लेकिन दूसरा ये क्वेश्चन आप देखते हुए भी बता सकते हो, आप ये क्वेश्चन देखते हुए भी बता सकते हो, क्योंकि जब आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर कीटोन को आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो सर कीटोन को प्रिपेयर करने का तरीका क्या है हमारे पास, कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए हम एक तरीका पढ़ेंगे, दैट इज ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ये एल्कीन है, इस एल्कीन का जब हम ओजोनोलिसिस कराएंगे तब हमको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। आप कहोगे आप सर कैसे ओजोनोलिसिस कराएंगे, तो यहां पर देखिए ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिएगा। ओजोनोलिसिस में सर होगा क्या, तो यहां पे जो हमको कंपाउंड दिया हुआ है उसको पहले हमको लिखना है, CH3CH2C CH3CH2C डबल बॉन्ड, यहां पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है, CH3 लगा हुआ है, डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3। देखो जब इसका हम ओजोनोलिसिस कराते हैं तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, इसका रिएक्शन हम ओजोन के साथ कराएंगे, और जब ओजोन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे बेटा तो यहाँ पे ओजोनॉइड बनेगा। ओजोनॉइड क्या होगा, ये 3 ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे, तो देखो कुछ इस तरीके से, CH3 CH2C CH3, ये बॉन्ड टूटेगा, देखो एक ऑक्सीजन, ये हो गया आपका एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे, बाकी आपका ये जो है CH3, ठीक है, ये बनता है। और इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं,
सर इसको हम ओजोनाइड कहते हैं। ठीक है, यह आपका क्या है, ओजोनाइड है। फर्दर इसको जब हम एसिडिक मीडियम में हीट कर रहे होंगे तो यहां पर क्या होगा, ये ओजोनाइड का ये वाला जो बॉन्ड है ऐसे, ये बॉन्ड आपका ओजोनाइड का ब्रेक होगा। क्या होगा भाई, ओजोनाइड का ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका क्या होगा, यहां पे ब्रेक होगा। ठीक है, कब, जब इसको हम हीट कर रहे होंगे। कहां पर सर, एसिडिक मीडियम में आप कर सकते हो, या फिर आप यहां बेटा ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, जिंक और H2O के साथ। किसके साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, इसका रिएक्शन जिंक और H2O के साथ कराएंगे। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद आपका क्या बनाएगा, तो सर ब्रेक होने के बाद देखो, जब ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, यहां पर देखो बन जाएगा हमारा CH3 CH2, ये वाला C जो है, ये वाला जो C है, इस पे ये डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा, और ये आपका CH3 प्लस CH3 CHO। तो यहां पर दो चीजें बनेंगी आपकी, यहां दो चीजें बनेंगी, क्या क्या, जो हमको बनाना था, दैट इज एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन, और ये हमारा इथेनल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। तो भाई यहां पे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ओजोनोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, तो भाई ओजोनोलिसिस कराने पर हम एथिल मेथिल कीटोन प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए यहां पे थर्ड वाला ऑप्शन। तो यहां पे आपको एक एक रिएक्शंस क्लियर रखने हैं जहां से आपको इसका आंसर मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि कंसीडर द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई B and C। कंसीडर द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई B and C। यहां पे इस रिएक्शन को कंसीडर करना है और आपको बताना है कि B और C क्या बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा यहां पर रिएक्शन है। देखो पहले हमको लिखा हुआ है CH3 CH2 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 Cl का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथेनॉल के साथ कराते हैं। तो जब इसका रिएक्शन हम कराएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, किसका रिएक्शन, सर CH3 CH2 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 Cl, इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथेनॉल के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथेनॉल के साथ। तो यहां पर बेटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। क्या होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, जिसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है बाहर निकल जाएंगे, और बनेगा क्या सर, यहां पे बन जाता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटीन बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूटीन बनेगा, जो कि A है। ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, सर ये ब्यूटीन है। ब्यूटीन क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और टोटल 4 कार्बन है, तो यहां ब्यूटीन बनेगा। ए बन गया, आपको ए नहीं बताना था। अब कह रहा है कि इस ए का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, H2O के साथ करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। H2O के साथ एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन करा रहे हैं। तो ए का रिएक्शन H2O के साथ जब आप एसिडिक मीडियम में कराओगे, यानी ये जो आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका रिएक्शन जब हम H2O के साथ कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर क्या होगा, H2O टूटेगा। किसमें टूटेगा सर, ये H2O ब्रेक डाउन होगा H प्लस में और OH माइनस में। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। सर ये क्या है, क्यों है, तो बेटा आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में आपके स्कूल में पढ़ाया जाएगा, और मैं भी आपको बता दूंगा कि कैसे है, क्या है, क्यों है। तो ये मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो करेगा, और मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो करते हुए ये क्या बना लेगा, ये आपका सर बनाएगा CH3 CH2 CH3 और इस वाले पे आ जाएगा OH। मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो करेगा तो ये OH जो है इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो भाई देखो इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है, तो जिस पे कम है उस पे निगेटिव वाला पार्ट जाके जुड़ता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो OH वहां पर जाके जुड़ा, यानी ये क्या बन गया, ये क्या बना सर, इसका नाम हो जाएगा
ब्यूटेन टू ऑल। भाई दूसरे पर OH लगा हुआ है तो ब्यूटेन टू ऑल, यानी हमको B पता चल गया कि सर B क्या होगा, B क्या होगा, ब्यूटेन टू ऑल होगा। सर B क्या होगा, ब्यूटेन टू ऑल होगा। तो भाई B ब्यूटेन टू ऑल का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, B में ब्यूटेन टू ऑल का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी हमको इसके आगे ले जाने की जरूरत भी नहीं है और हमारा आंसर हमको यहाँ पे क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे कौन सा वाला आंसर होगा, सर 6 वाला आंसर होगा। कौन सा वाला आंसर होगा, C वाला आंसर होगा यहाँ पे कि सर B जो है ब्यूटेन टू ऑल होगा और C क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल बनेगा। भाई बाकी चीजें हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, बट ये जो पेपर है इसको देखिए कि भाई ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आराम से आपके 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, लेकिन MCQ में है तो भाई इसको हमको तैयार करना है। 1 नंबर में हमारे MCQ में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हमको अपने हिसाब से तैयार करना है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द काउंटर आयन in the coordination compound, the counter ion in the coordination compound CONH3 NO2 sorry CONH3 NO2 Cl2 is। अब पूछ रहा है कि इसमें काउंटर आयन कौन सा है, तो भाई ये तो सबसे सिंपल है, ये क्वेश्चन तो सबसे सिंपल है, क्योंकि हमको मालूम है कि सर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है उसको हम काउंटर आयन कहते हैं। तो यहां पे देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है, क्लोरीन है, यानी क्लोरीन कहीं दिया हुआ है, क्लोरीन, हाँ देखो क्लोराइड दिया हुआ है, क्लोरीन का क्या दिया हुआ है, क्लोराइड कहते हैं काउंटर आयन पे। तो इस वाले क्वेश्चन को आप देखते ही 10 सेकंड में इसका आप आंसर दे दोगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन 10 सेकंड का नहीं था, ये क्वेश्चन में हमको दिमाग लगाना है, रिएक्शन याद होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, तब हम कर पाएंगे। ये क्वेश्चन देखो 10 सेकंड का है। तो भाई कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो देखते ही आप उसका आंसर बता दो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, जहां पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 फिर से ऑर्गेनिक से है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिर से ऑर्गेनिक से दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से, A, B एंड C, 3 कंपाउंड की बात हो रही है, A, B एंड C 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, आर एमीन्स। और कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो एमीन ग्रुप के हैं, यानी आपका चैप्टर नंबर 9 से ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9 का ये क्वेश्चन है। एमीन हैविंग इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट, तीनों का मॉलिक्यूलर वेट आपका सेम है, A एंड B ऑन रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, A और B जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करके क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। हाउएवर व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड B, जो B से हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, रिमेन इनसॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल नहीं होता है। तो फिर क्या कह रहा है, द वेरिएशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन बताइए, किसके, A, B और C के, A, B और C के बॉइलिंग पॉइंट में क्या वेरिएशन होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आप सोचो कितना डीप में ले जाके एमसीक्यू में 1 नंबर के लिए आपके लिए पूछा गया है। भाई देखो मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो और आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो 50% से ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो आपका चैप्टर के डीप में जाके क्वेश्चन होगा। तो आपकी तैयारी और अच्छी होनी चाहिए, तभी कहीं आप 90-95 प्लस स्कोर कर पाओगे हर सब्जेक्ट में। तो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद भी देखो इतना डीप में जाके पढ़ के 1 नंबर लाना है आपको। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने से कोई क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, भाई सीबीएसई ने दिया हुआ है तो ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में।
भाई यहां पर क्या होता है, तो देखो हम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि जब हम एमीन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उस एमीन वाले चैप्टर में क्या होता है, एमीन का क्लासिफिकेशन है। एमीन का क्लासिफिकेशन है कि सर प्राइमरी एमीन होता है, सर सेकेंडरी एमीन होता है, और सर टर्शरी एमीन होता है। और हम इस चीज को पता करने के लिए कि कौन सा एमीन प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है, ठीक है, कौन सा प्राइमरी एमीन है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो देखो प्राइमरी और सेकेंडरी जो हैं, जैसे ही हम इनका रिएक्शन कराते हैं, आप ऐसे देखो, इनका रिएक्शन जैसे ही हम कराते हैं किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो ये क्या देते हैं बेटा, सर यहां व्हाइट पीपीटी मिलता है, ठीक है, ऐसे समझिए, ये व्हाइट पीपीटी दिया, इसका रिएक्शन भी कराएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो सर यहां पर भी रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटी दे रहा है, ठीक है, रिएक्ट करके ये भी व्हाइट पीपीटी दे रहा है। लेकिन जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, इसका रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो ये क्या होता है, सॉलेबल होता है, ये सॉलेबल होता है, और जो ये आपका है ये NaOH में इनसॉलेबल होता है, ठीक है, ये आगे आपका नो रिएक्शन, आप यहां पे ऐसे समझो, यहां पे नो रिएक्शन, और यहां पे एमीन का रिएक्शन जब हम टर्शरी एमीन का रिएक्शन जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो यहां पे आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्या, सर नो रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको एमीन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो वहां से आप तैयार कर लोगे। अब लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई ये जो ABC है, ये हमको पता चल गया कि सर A क्या है, सर A प्राइमरी है, B सेकेंडरी है और T क्या है, टर्शरी है, T क्या है, टर्शरी है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जब पता चल गया तो अब हमसे पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, तो भाई हमको पता है कि सर प्राइमरी एमीन जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी एमीन और फिर लास्ट में आपका आएगा टर्शरी एमीन। कब, जब इक्विवेलेंट मोलर मास वाले होंगे। तो भाई ये इक्विवेलेंट मोलर मास है, यानी यहां पर आपका कौन सा वाला ऑप्शन, सर ये ए वाला ऑप्शन यहां पर इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। एकदम सिस्टमैटिकली, जो कि आप आराम से बता दोगे, कब, जब आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे और जब आपने एक एक पॉइंट पढ़ा होगा तब। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है भाई, ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर से है, जिसको 110% सभी बच्चों ने अच्छे से तैयार किया होगा कि यस सर ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छे से तैयार है। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 70 ग्राम solute is dissolved in 700 gram solvent to prepare a solution having density 1.5 gram per ml, having density 1.5 gram per ml, the ratio of its molality and molarity will be। तो इसके मोलैलिटी और मोलैरिटी का रेशियो आपको बताना है, ठीक है। तो भाई देखो ये सॉल्यूशन का है, ये आप मैक्स टू मैक्स बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ा होगा, तैयार किया होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर ले जाओगे। तो इस क्वेश्चन का आपको होमवर्क करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, A, B, C और D 4 ऑप्शन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और बेटा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया हुआ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भाई सबसे पहले तो वीडियो को लाइक शेयर और करते हुए साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आपके सॉल्यूशन यहां पर मैं भी बताने वाला हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है भाई, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, जिसमें आपको देखो अलग अलग रिएक्शंस दिए हुए हैं।
इनको देखते हुए यहां पे इन कॉलम को मैच करते हुए आपको ये ऑप्शन में टिक करना है कि भाई कौन सा वाला सही होगा, पहले का कौन सा, दूसरे का कौन सा, तीसरे का कौन सा, चौथे का कौन सा। तो भाई इसके लिए देखो आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, आप बहुत आराम से कर ले जाओगे। लेकिन कब? जब आपको ये सारे आइडिया होंगे। सारे आइडिया नहीं है फिर भी आप कुछ को देख के समझ सकते हो। यहां पे देखो आप रिएक्शंस देखोगे तो यहां पर देखो डी वाला क्वेश्चन में डी वाले ऑप्शन को देखिए। डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, देखो HI के साथ रिएक्शन किया है और HI यहां पे कंबाइंड हो गया है, जुड़ गया है। तो जुड़ के देखो ये बनाया है, तो यहां पे एडिशन रिएक्शन है, जुड़ रहा है ना, तो जुड़ रहा है तो एडिशन रिएक्शन होगा। ये बात हमको समझ में आ रही है। देखो कुछ चीजें तो भाई हमको चारों नहीं सॉल्व करने हैं, आप देख के भी बता सकते हो। तो ये डी वाले का कौन सा होगा? पहला वाला। अब ऑप्शन देखिए, डी का पहला कौन दिया है? डी का पहला इन दो ऑप्शन में दिया हुआ है, बी और डी में। यानी सर यहां पे ए और सी तो हमारा ऐसे ही हट गया, ए और सी हट गया एक ही ऑप्शन देखते ही। अब आप यहां पर देखो, अब आप यहां पर देखो एलिमिनेशन रिएक्शन भी दिख रहा है। तो एलिमिनेशन किस में हो रहा है? एलिमिनेशन किस में हो रहा है? तो सर एलिमिनेशन जैसा यहां पर क्या है, ये देखो OH दिख रहा है। OH क्या कर रहा है? Br को देखो हटा दे रहा है। तो OH Br को एलिमिनेट कर दे रहा है, Br को हटा दे रहा है। तो सर बी वाले का एलिमिनेशन होगा। बी का दूसरा दिया है क्या? अब इन दोनों में देखिए सी का दूसरा किस में दिया हुआ? सी का, सी है ना ये। हाँ देखो ये यहां सी वाले में देखिए, यहां पे देखो Br था और Br को हटा दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। Br देखो रिएक्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा है, Br रिएक्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। तो सी वाले का देख रहे हैं, तो सी का कौन सा होगा? सर सी का एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यानी कौन सा वाला ऑप्शन? सर डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन यहां पर है कि सर उसमें जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है उसको एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया। कैसे, क्या, क्यों, वो चीजें आपको धीरे धीरे भाई क्लियर होती जाएंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारे क्वेश्चंस को पहले करके रखोगे, सॉल्व करके रखोगे, तैयार करके रखोगे। तो यहां पे कौन सा वाला ऑप्शन? सर डी वाला ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि इन ऑर्थोक्रिशॉल, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कब? जब हमको पता रहेगा कि ऑर्थोक्रिशॉल किसको कहते हैं। इन ऑर्थोक्रिशॉल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा वो कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा, sp2 हाइब्रिड होगा, sp हाइब्रिड होगा, dsp2 हाइब्रिड होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे सिंपल क्या है सर? हमको पता होना चाहिए कि ऑर्थोक्रिशॉल किसे कहते हैं। तो सर ये CH3 हो गया और यहां पर OH लगा दो, यह आपका ऑर्थोक्रिशॉल हो गया। तो भाई ये बेंजीन रिंग है ना, तो बेंजीन रिंग में आप जानते हो कि बेंजीन रिंग में क्या होगा? सर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। और हमने क्लास 11th में भी पढ़ रखा है कि सर जब डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है तो सर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो भाई OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड रख रहा है, तो इसको तो हम देखते ही बता देंगे कि सर इसका क्या होगा? सर इसका sp2 होगा। लेकिन कब? जब हमको ऑर्थोक्रिशॉल का स्ट्रक्चर पता होगा तब। तो हमको ऑर्थोक्रिशॉल का स्ट्रक्चर पता था कि सर ऑर्थोक्रिशॉल ये होता है। बात समझ में आई? एक बार बेटा पहले लाइक और शेयर कर दो जल्दी से, एक बार लाइक और शेयर करोगे, ठीक है, फिर चीजों को आगे लेके चलेंगे हम। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीवोरोटेटरी इन नेचर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में पूछ रहा है कि कौन सा लीवोरोटेटरी होगा। भाई आप जानते हो जब मिरर इमेज बनता है तो 2 स्ट्रक्चर बनता है, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक लीवोरोटेटरी। ये आपका चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है कि भाई
अल्फा डी ग्लूकोज होगा, बीटा डी ग्लूकोज होगा, बीटा डी फ्रक्टोज होगा, या सुक्रोज होगा। तो यहां पे मैं आपको बता दूं एकदम सिंपल तरीके से भाई, जब आप इसका स्ट्रक्चर याद रख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सर बीटा डी फ्रक्टोज जो है, बीटा डी फ्रक्टोज जो है वो आपका क्या होता है सर, वो आपका लीवोरोटेटरी होता है। क्या होता है? लीवोरोटेटरी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। द नेम, ध्यान दीजिएगा, द नेम इनर ट्रांजिशन मेटल, द नेम इनर ट्रांजिशन मेटल is often used to refer to the, inner transition metal किसके लिए यूज होता है? लैंथेनॉइड्स के लिए, एक्टेनॉइड्स के लिए, बोथ लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड, और डी ब्लॉक एलिमेंट। तो भाई डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और इनर ट्रांजिशन बोला है, इनर ट्रांजिशन यानी सर एफ ब्लॉक के एलिमेंट, और एफ ब्लॉक में कौन आता है? लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड दोनों आते हैं। यानी यहां पे कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, बोथ लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, बोथ लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, ये आपका कोलराउस लॉ का क्वेश्चन है। ठीक है, कोलराउस लॉ यानी सेकेंड चैप्टर से आपका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैप CH3COOH यानी एसिडिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंसंट्रेशन निकालना है। क्या बोल रहा भाई? कैन बी कैलकुलेटेड इफ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन। कब निकाल सकते हैं एसिटिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेशन? हम कब निकाल सकते हैं? जब हमको HCl, KCl और पोटेशियम एसिटेट का दिया हो, NaCl, KCl और सोडियम एसिटेट का दिया हो मान, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट या सोडियम एसिटेट का मान दिया हो। ऑप्शन में देखो क्या दिया है, केवल पहला देगा तब हम निकाल सकते हैं, पहला और दूसरा पता हो तो दोनों से, मतलब किसी से भी निकाल सकते हैं, पहले और तीसरे की मदद से निकाल सकते हैं, दूसरे और तीसरे की मदद से निकाल सकते हैं। तो भाई बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले वाले से तो आप निकाल ही लोगे। तो भाई पहला वाला तो कंफर्म है, आपने पढ़ा होगा भाई। क्यों? देखो K से K कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले से निकाल सकते हैं। सर क्या दूसरे वाले से निकाल सकते हैं? नहीं, देखो दूसरे वाले से नहीं निकाल सकते हैं। दूसरे वाले से क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि आपने कोलराउस लॉ में पढ़ा हुआ है कि भाई मुझे जिसको निकालना है खाली वो बचना चाहिए। तो यहां पर देखो K है और Na है, तो Na से Na कट जाएगा लेकिन K बचा रह जाएगा, K कटने वाला नहीं है, यानी दूसरे वाले की मदद से हम नहीं निकाल सकते। तो दूसरा किसमें किसमें दिया हुआ है? तो बी वाला ऑप्शन खत्म, डी वाला ऑप्शन खत्म, बचा पहला और तीसरा। तो क्या तीसरे से निकाल सकते हैं? तो देख लो, यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ सोडियम सल्फेट है, यहाँ सोडियम है, इसका 2 मोल ले लेंगे, इसका 2 मोल ले लेंगे तो 2 सोडियम से 2 सोडियम कट जाएगा, सल्फेट से सल्फेट कट जाएगा, H2 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 2 मोल एसिटिक एसिड मिल जाएगा। यानी आपका कौन सा वाला ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है कि आइदर फर्स्ट या थर्ड, यानी आपको इन दोनों में से दोनों की वैल्यू दी हो, दोनों में से किसी की भी वैल्यू दी हो, ठीक है, कोई भी डेटा दिया हो उन दोनों का, तो आप एसिटिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। बेटा कोलराउस लॉ का है, लेकिन क्वेश्चन को देखो कितना डीप में ले जाके पूछा हुआ है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं कर पाओगे। इसीलिए अभी आपके पास बहुत समय है, अभी आपका अगस्त चल रहा है, नवंबर, अगस्त के बाद आपका सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, 4 महीने ये जो है दिसंबर तक का ये जो 4 महीना है, इस 4 महीने में आपको जैसा कि मैंने बता रखा है कि पहले पार्ट यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 का बायोमोलिक्यूल, इन पे आप पूरा फोकस करिए, फिर ऑर्गेनिक पे आपको प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद केवल आपको ऑर्गेनिक पे प्रैक्टिस करना है कैसे कैसे क्वेश्चंस होने हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई? देखो ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रहेगा, टॉपिक याद रहेगा तो हम बता देंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ येलो और ऑरेंज पीपीटी? कौन सा येलो या ऑरेंज पीपीटी देता है? कब? विथ 2,4-DNP।
2,4 डाई नाइट्रो के साथ कौन सा आपका येलो पीपीटी देता है। 2,4 DNP आपको लैब में मिल जाएगा देखने को। तो भाई 2,4 DNP किसके साथ ऑरेंज या आपका येलो पीपीटी देता है, तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, प्रोपेनोइक एसिड, 3 दिया हुआ है। तो हमें बस याद रखना है क्या कि सर जो डीएनपी है, पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म कमेंट करना है कि सर डीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, डीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, या आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक। दूसरी बात, हमको पढ़ाया जाएगा जब हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि ये 2,4 डीएनपी जो है बेटा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करके येलो पीपीटी देता है, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा उसमें ऑरेंज कलर भी आ जाता है तो येलो या ऑरेंज पीपीटी देता है। तो यानी यहाँ पे कौन सा वाला, पहला और दूसरा, यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या है, सही है। यहाँ पे आपको 16 क्वेश्चन में देखो 12 एमसीक्यू करने हैं, तो 12 एमसीक्यू हो गया। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा है, अच्छा सॉरी 14 है, 14 आपके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड एंड प्राइमरी एल्किल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमको बताना है कि सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड और प्राइमरी एल्किल हैलाइड कौन होगा। तो भाई प्राइमरी एल्किल हैलाइड मतलब सर हैलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो भाई प्राइमरी कार्बन मतलब एक कार्बन, तो देखो ये वाला तो नहीं है क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये भी आपका 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी कौन सा है, सेकंड वाला। प्राइमरी कौन सा है, सेकंड वाला। देखो सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड बताना है और प्राइमरी एल्किल हैलाइड बनाना है। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड पता चल गया, देखो ऑप्शन इसका ये है, ऑप्शन ये है आपका, ठीक है। तो भाई प्राइमरी एल्किल हैलाइड दूसरे में था, तो बी में दूसरा दिख रहा है, डी में दूसरा दिख रहा है। देखो दूसरे वाले में है तो बी में दूसरा है और डी में दूसरा है, तो यानी आपका कौन कौन सा ऑप्शन हट गया, कौन कौन सा ऑप्शन हट गया, सर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। अब हमको क्या देखना है कि चौथा या पहला, चौथा या पहला। अब देखो पहले वाले ऑप्शन में Cl डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा हुआ है, तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है कि हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच होना चाहिए जो कार्बन किसी ऐसे कार्बन से अटैच हो जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। तो ये तो नहीं होना है, ठीक है। तो कौन सा होगा, बचा डी वाला ऑप्शन। देखो हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, यानी चौथा वाला। तो बी वाला ऑप्शन, कौन सा वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन यहां पे आपका सही है। यानी चौथा वाला जो है वो आपका कौन सा है, बेंजाइलिक है, ठीक है, एकदम सिंपल सा, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। देखो कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, और ये सेकेंडरी भी है क्योंकि देखो ये कार्बन एक कार्बन और इधर एक कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन अस्ट्रेशन रीजन वाला। भाई अस्ट्रेशन पता होगा, रीजन पता होगा, उसके बाद आपको आंसर देना है कि सर यहाँ पे जवाब में क्या होगा, ठीक है। जवाब आपका इसको देना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, अस्ट्रेशन क्या है कि सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट विच बीइंग अनस्टेबल लिबरेटिंग नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली। अब देखो भाई ये आप तभी बता पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सर ये किस चैप्टर का है, तो चैप्टर नंबर 9 से आपका है, ठीक है। रीजन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस इवॉल्व ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड कैन बी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। अब ऑप्शन आपका भाई यहां पे कैसे रहता है, सर ऑप्शन यहां पे रहता है कि क्या क्या है भाई, ठीक है। ऑप्शंस में क्या रहेगा, तो दिया हुआ है बोथ ए आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो नहीं है। बोथ ए एंड आर द ट्रू और आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी नहीं है यहाँ पे,
ठीक है, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, और डी है आपका A इज फॉल्स और R इज ट्रू। तो यहां पे आपका डी वाला ऑप्शन देखो बेटा सही है कि A फॉल्स है और R जो है सही है। रीजन सही है, रीजन क्या सही है कि नाइट्रोजन गैस इवॉल्व ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड कैन बी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड। जब चैप्टर पढ़ोगे तब वहां पे आपको ये चीज क्लियर कराया जाएगा कि कैसे ये रिएक्शन में दिखाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे असेसन रीजन का ही आपका है, क्वेश्चन नंबर 14। केयर शुड बी ऑलवेज बी टेकन टू इंश्योर दैट solution that flow in the blood stream are of the same osmotic pressure as that of the blood। मतलब जो एयर हमारे ब्लड में फ्लो करना चाहिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, किसके, हमारे ब्लड के। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, रीजन क्या है, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द maintaining the proper osmotic pressure balance inside and outside the cell of organism। तो भाई क्या बोल रहा है कि सर सोडियम और पोटेशियम आयन क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मेंटेनिंग द प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर, कहां पे, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो भाई ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, दोनों बात सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी आपका कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू। बोथ ए एंड आर क्या है, ट्रू है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका भाई बायो वाले बच्चों के लिए। देखो भाई चीजें हैं, स्टार्च फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन विथ वाटर। स्टार्च जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है किसके साथ, वाटर के साथ। रीजन दिया हुआ है, स्टार्च कंटेन 80 to 85% ऑफ एमाइलोपेक्टिन विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यहां पे भाई दोनों बात आपका सही है कि स्टार्च जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है वाटर के साथ। क्यों बनाता है, क्योंकि स्टार्च में बेटा 80 to 85% एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। ठीक है, तो भाई इस वजह से यहां पे कौन सा वाला, ए वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, कि बोथ असरेशन एंड रीजन आर करेक्ट और असरेशन इज रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरेशन। क्लियर है। 16 और लास्ट क्वेश्चन यहां पे एमसीक्यू का आपका कि सेकेंडरी सेल आर यूज्ड इन इन्वर्टर। सेकेंडरी सेल का यूज हम लोग इन्वर्टर में करते हैं। ठीक है, दूसरा, अ प्राइमरी सेल कैन बी रिचार्ज्ड बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर इट बीन यूज्ड। भाई प्राइमरी सेल तो हमने पढ़ा है ना, प्राइमरी सेल एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज में नहीं लाई जा सकती। यानी रीजन आपका गलत है और असरेशन सही है। भाई सेकेंडरी सेल को हम इन्वर्टर में यूज करते हैं भाई, तभी तो उसको रिचार्ज करते हैं। यानी यहां पे कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो बेटा देखो आपके जो मॉडल पेपर के 5 सेक्शन है, जिसमें से सेक्शन नंबर फर्स्ट यानी हमने एमसीक्यू और असरेशन रीजन वाला सेक्शन आज हमने कंप्लीट किया। अगली क्लास में सेक्शन बी और सेक्शन सी पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो 2 होमवर्क दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 वाला जो है, ठीक है, उसका आपको आंसर कमेंट करना है और डीएनपी का फुल फॉर्म कमेंट करना है। साथ ही साथ आपको भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि अगला क्लास जो है जब हम सेक्शन बी और सेक्शन सी लेके आए तो वहां से आपको एक एक चीज जो है पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी एक बार उसको भी कमेंट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।